नमस्कार, मैं सूरज मौर्य। मेरी उम्र 23 साल है और मैं एक ट्रांसलेटर हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि आप ट्रांसलेशन के फील्ड में कैसे तरक्की कर सकते हैं और कैसे एक बेहतर ट्रांसलेटर बन सकते हैं। 12th के बाद मैंने BMM नाम का एक कोर्स किया। BMM यानी बैचलर इन मास मीडिया। क्या होता है BMM में 2 सालों तक आपको मीडिया से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाती है और जब आप 3rd ईयर में पहुँचते हैं तब आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक जर्नलिज्म होता है और एक एडवर्टीजमेंट होता है। तो आप चाहे तो जर्नलिज्म चुन सकते हैं या एडवर्टीजमेंट चुन सकते हैं। मैंने जर्नलिज्म चुना और मैंने वहाँ से लिखने का काम करना शुरू कर दिया। जर्नलिज्म में मैं क्या करता था, मैं कभी अंग्रेजी न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करता था और कभी मराठी न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करता था। इससे मेरे ट्रांसलेशन स्किल्स बढ़ने लगे। जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने क्राइम पेट्रोल शो में बतौर स्टोरी रिसर्चर काम करना शुरू किया। यहाँ पर कुछ सालों तक काम करने के बाद मैं गोइंग टू स्कूल नाम की संस्था से जुड़ा। यहाँ पर बतौर में लेखक काम करता था और लेखन के दौरान कई सारी स्टोरियों को ट्रांसलेट भी करता था, जिनमें से द लैंड ऑफ लव एंड हनी और द लास्ट शो एक है। इन दोनों कहानियों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर ट्रांसलेटर काम कर रहा हूँ। अगर आप अपना करियर ट्रांसलेशन में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि एक ट्रांसलेटर करता क्या है। दरअसल ट्रांसलेटर 2 भाषाओं के बीच की दूरी को दूर करने का काम करता है। मान लीजिए कोई एक किताब है जो आपको बहुत पसंद है लेकिन वो अंग्रेजी में है और आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो एक ट्रांसलेटर इस किताब को हिंदी या आपकी भाषा में ट्रांसलेट करेगा, जिसके बाद आप उस किताब को बड़ी ही आसानी से पढ़ सकेंगे। एक बेहतर ट्रांसलेटर बनने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है, जैसे कि भाषा का ज्ञान। भाषा का ज्ञान इसलिए क्योंकि अगर आप किसी भाषा से जुड़े हुए हैं तो उस भाषा की छोटी से बड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई किताब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको उस भाषा का ज्ञान इसलिए भी आवश्यक होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मुहावरे भी आते हैं। अगर मुहावरे मान लीजिए अगर अंग्रेजी में दिए गए हैं और आप उसका ट्रांसलेट करते हैं या आप उसका रूपांतरण करते हैं तो गलत है। आपको ऐसे मुहावरे का चुनाव करना होगा जो अंग्रेजी से मेल खाता हो। दूसरी बात, व्याकरण। किसी भी भाषा का आधार होता है व्याकरण। अगर आप हिंदी का मान लीजिए तो हिंदी की व्याकरण होती है, अंग्रेजी में भी व्याकरण होते हैं, मराठी भाषा में भी व्याकरण होते हैं। व्याकरण किसी भी भाषा का आधार होता है। जिस तरह से किसी भी घर का आधार उसका फाउंडेशन होता है, उसी तरह से व्याकरण किसी भी भाषा का आधार होता है। अगर आपको किसी भाषा का व्याकरण नहीं आता तो आप एक बेहतर ट्रांसलेटर नहीं बन सकते। ट्रांसलेशन करते वक्त आपको व्याकरण से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को याद रखना होता है, जैसे कि काल कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, भेद कितने प्रकार के होते हैं और छोटी की बड़ी की का इस्तेमाल कब किया जाता है। इसके अलावा नुक्ता कब इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कॉमा का कब उपयोग किया जाता है। अगर एक छोटा से भी कॉमा का मिस्टेक हो जाता है तो बड़ी से बड़ी फाइलें फेल हो जाती है क्योंकि उसके वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। शब्दों का ज्ञान। शब्दों का ज्ञान होना एक ट्रांसलेटर के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि शब्दों का ज्ञान उसे एक बेहतर ट्रांसलेटर बनाती है। मान लीजिए आप किसी एक कहानी को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ऐसे वक्त में आपको छोटे और सरल शब्दों का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि कहानियाँ रोचक और सरल होती हैं और पढ़ने वाला भी उसे सरल भाषा में ही पढ़ना पसंद करेगा। इसलिए कहानी को ट्रांसलेट करते वक्त अगर आप भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ट्रांसलेशन वेस्ट हो जाएगा। समझ। एक ट्रांसलेटर में समझ का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना किसी चीज़ को समझे एक ट्रांसलेटर किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर सकता। इसलिए उसमें समझ की भावना होना बेहद ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई कहानी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, अगर आप उस कहानी को एज इट इज़ ट्रांसलेट कर देंगे तो कहानी गलत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले कहानी के भाव को समझिए, जिसके बाद उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करें ताकि पढ़ने वाले को भी मज़ा आए। द लास्ट शो स्टोरी जब मुझे ट्रांसलेशन के लिए मिली तो मेरे लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने थी क्योंकि उस वक्त मेरी अंग्रेजी थोड़ी कच्ची थी। खेत बर्बाद हो रहे हैं। लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि प्लास्टिक को यूं जलाने से प्रदूषण हो रहा है। ये बेकार खाद की वजह से हो रहा है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ना करने का नतीजा है। तो जब मुझे स्टोरी दी गई तो इस बारे में मैंने अपने एडिटर से डिस्कस किया। तो एडिटर ने मुझे कई सारे गाइड दिए कि आप किस तरह से स्टोरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और स्टोरी जब आपको ट्रांसलेशन के लिए मिली है तो आपको बहुत सारे एंगल पे सोचना होता है और जब आपने उस एंगल पे काम करना शुरू कर दिया होता है तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान बन जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो स्टोरी मिली है आप उसे एकांत में जा कर के पढ़ें।
तो मैंने स्टोरी को कई दफ़ा पढ़ा तो कुछ कुछ चीज़ें मेरे माइंड में क्लियर हो गई। तो मैंने उन्हें जो है कि ओरली यानी कि मौखिक तौर पर मैंने पहले उन्हें कहानी को सुनाया, तो उन्हें ठीक लगा। उन्होंने कहा कि अब इसको जो है कि आप लिखना शुरू करें। तो मैंने उसे लिखा और फिर कुछ दिनों बाद मैंने उन्हें स्टोरी सबमिट की। तो जो है कि उन्हें वो स्टोरी पसंद आ गई और उसके बाद भी उन्होंने मुझे कई सारे सजेशन दिए। यानी कि कुछ मिनटों तक मेरे साथ उन्होंने फ़ोन पे चर्चा भी की कि आप स्टोरी को किस किस एंगल से मोड़ सकते थे, उस पर क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल सकते थे। तो उन्होंने जो जो मुझे निर्देश दिए उस हिसाब से मैंने कहानी को लिखा और कहानी सबमिट कर दी। कहानी सबमिट होने के बाद लास्ट शो के जो है कि ये इलस्ट्रेशंस आए। इलस्ट्रेशन को क्या करना था कि अब मुझे इलस्ट्रेशन को उसके स्टोरी वाइज मिलाना था, क्योंकि हम ग्राफिक नॉवल बना रहे थे जो एक कॉमिक बुक टाइप थी। तो अब ये हुआ कि स्टोरी मेरे माइंड में क्लियर हो गई थी, तो जो है कि जो इलस्ट्रेशंस आए थे उसे मैं आसानी से मिला ले गया, जो एडिटर को काफ़ी पसंद आई। अब इसके बाद ये हुआ कि मुझे डिज़ाइनर के साथ बैठ करके उस इलस्ट्रेशन को सही करवाना था और इलस्ट्रेशन किस सीरीज़ में जा रहे हैं वो भी देखना था, और कॉमिक बुक में जिस तरह से जैसे बबल्स में छोटे छोटे डायलॉग होते हैं उसे भी लिखना था। अब कहानी तो लिख गई, लेकिन हमें फ़ोटो और छोटे छोटे डायलॉग के साथ कहानी को बताना भी था। अब डायलॉग्स लिखना मेरे लिए भी एक बड़ी बात थी, तो अब मैं डिज़ाइनर के साथ बैठ करके डायलॉग्स भी लिखा रहा था। और इस तरह से जो है कि हमारी द लास्ट शो बुक कंप्लीट हुई। अगर आपने लास्ट शो बुक नहीं पढ़ी है तो आपको एक बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण में हो रहे अनचाहे बदलाव के लिए है। द लैंड ऑफ लव एंड हनी की कहानी भी कुछ द लास्ट शो की तरह है। बदलाव एक दिन में नहीं आता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, अपनों से और अपने सपनों से। मेरा भी एक सपना था और फिर दिल्ली से लड़के वाले आए हैं, ज्योति को बुलाओ। मतलब यहाँ पर कहानी जो है उसकी कहानी नहीं, यहाँ पर मेरी कहानी कि किस तरह से मैंने इसे ट्रांसलेट किया। तो अब ये हुआ कि मुझे कहानी मिल गई और मैंने इसे ट्रांसलेट किया, लेकिन यहाँ पर मुझसे मीनिंग एरर की गलती हो गई। और मीनिंग एरर की गलती किसी भी ट्रांसलेटर से बड़ी ही आसानी से हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो आपको सोर्स टेक्स्ट मतलब जो मुझे कहानी मिली है उससे मुझे समझने में गलती हो गई थी, और जिससे क्या हुआ कि जो मैंने लिखा, जिसका मैंने अनुवाद किया, वो गलत हो गया। अब एडिटर ने इसे पकड़ लिया। अब एडिटर ने कहा कि भैया आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपने मीनिंग एरर कर दी। तो इसलिए हम जिस चीज़ का ट्रांसलेट कर रहे हैं या जिस चीज़ को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसे हमें बड़े केयरफुली यानी बड़ी ध्यान से पढ़ना होता है। और अगर आपने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप मीनिंग एरर कर सकते हैं, और ट्रांसलेटर से अक्सर मीनिंग एरर होती रहती है। तो इस बात पे हमें ध्यान रखना चाहिए और फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब मीनिंग एरर तो मेरी पकड़ी गई और मैंने उससे फिर एडिटर से डिस्कस किया, और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मीनिंग एरर है फिर मैंने उस सारी चीज़ों को एडिटर से सही करवाया और फिर कहानी आगे बढ़ी। कहानी आगे बढ़ने के बाद उसके इलस्ट्रेशंस आए। इलस्ट्रेशंस पे हमने काम किया, इलस्ट्रेशन को सीरीज वाइज बिठाया। फिर मैं डिज़ाइनर के पास गया और डिज़ाइनर के पास बैठ करके बबल्स में जो है डायलॉग्स लिखवाए। इस तरह से द लैंड ऑफ लव एंड हनी कहानी भी पूरी हो गई। डिजिटलाइजेशन के वजह से अब पूरी जो एक दुनिया है वो एक गांव बन के रह गई है, जिस वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आसानी से आ जा रही है और वो अपने उत्पाद को भारतीय लैंग्वेजेस में बेच रही है, या यूँ कहे वो अपने उत्पाद को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी भाषा में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। जैसे कि भारत में कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो डिमांड पे रहती है, हिंदी, तमिल, मराठी, बांग्ला, क्योंकि इसके बोलने वाले मिलियंस में करोड़ों लोग हैं बोलने वाले, जिस वजह से जो भी बड़ी कंपनी आती है वो चाहती है कि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेच सके, पहुंचा सके। इस वजह से वो ऐसे लोग को चुनती है या ऐसी एजेंसियां हायर करती है जो उनके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को उनकी भाषा में बता सके। अगर मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है और वो अमेरिका बेच रहा है, अमेरिका की कोई कंपनी है वो भारत में बेच रही है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट के बारे में भारत के लोगों को अंग्रेजी में बता रही है। लेकिन आप जैसा जानते हैं और मैं जैसा जानता हूँ कि भारत में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो अब ऐसे में क्या होगा कि उनका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। इसलिए वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे या किसी एक ऐसी एजेंसी को चुनेंगे जो उनके प्रोडक्ट को हिंदी में या भारत के अन्य लोकल लैंग्वेज में लोगों को बताए, ताकि उनके प्रोडक्ट आसानी से बिक सके। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जो भारत में आई और उन्होंने भारतीय भाषाओं के हिसाब से अपने आप को बदला, या यूँ कहे भारतीय मार्केट के हिसाब से अपने कंपनी के पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए। सबसे पहले हम जानेंगे नेटफ्लिक्स के बारे में।
मुझे यकीन है नेटफ्लिक्स के बारे में अब भी बहुत कम लोग जानते हैं, और जब तक नेटफ्लिक्स भारत में लॉन्च नहीं हुआ था तब तक मैं खुद नेटफ्लिक्स के बारे में नहीं जानता था। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले नेटफ्लिक्स है क्या। नेटफ्लिक्स एक ऐप है जहां पर आप बहुत सारी मूवीज़ को, अलग अलग भाषाओं की मूवी को एक जगह पर देख सकते हैं कुछ पैसे चुकाकर। तो नेटफ्लिक्स में बता दूं कि ये सभी जगह है, यानी कि सभी देशों में है। तो ये है कि जब नेटफ्लिक्स भारत में आया तो उसने खुद को हिंदी मूवीज़ के साथ लॉन्च किया, खुद को हिंदी वेब सीरीज़ के साथ लॉन्च किया। अब आपने देखा होगा कि कई सारे मूवीज़ प्रोवाइडर जो ऐप्स है, उस ऐप में जो भी मूवी होती है उसके नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होते हैं। अब वो डिस्क्रिप्शन मान लीजिए कि अगर अंग्रेजी में होगा तो क्या आप उस मूवी को देखेंगे, क्योंकि आपको उस मूवी के बारे में कतई अंदाज़ा नहीं होगा कि ये मूवी किस बारे में है और ये मूवी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। आप जब भी उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको इस मूवी को देखना है या नहीं देखना है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपको मराठी नहीं आता, आपको बंगला नहीं आता, मान लीजिए आपको सिर्फ कन्नड़ आता है, और अगर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन अंग्रेजी, मराठी, हिंदी में लिखा है तो आपको नहीं अंदाज़ा मिलेगा कि ये मूवी किस बारे में है। अगर वो आपकी भाषा में होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये मूवी किस बारे में है, और इसके बाद आप फैसला ले सकते हैं कि आपको ये मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इसलिए नेटफ्लिक्स जैसे अन्य ऐप जो मूवीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करवाते हैं, ताकि अगर उनके ऐप पर कोई आए तो वापस ना जाए और ग्राहकों की संख्या आगे बढ़ते रहे। अब हम बात करेंगे अमेज़ॉन के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अमेज़ॉन एक शॉपिंग वेबसाइट है जहां पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं। चप्पल से लेकर कपड़े, कपड़े से लेकर बर्तन, बर्तन से लेकर टीवी, टीवी से लेकर के मोबाइल तक, और महिलाओं से संबंधित बहुत सारी चीज़ भी वहां पर मिलती हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब अमेज़ॉन भारत में आया तो उसने खुद को अंग्रेजी में लॉन्च किया। कुछ समय तक भारत में बिजनेस करने के बाद कहीं ना कहीं उसको एक महसूस होने लगा कि वो भारत के एक ऐसे तबकों तक नहीं पहुंच पा रहा है जिसे अंग्रेजी नहीं आती है। तो उसने खुद को बाद में हिंदी में लॉन्च किया, क्योंकि वो भी जानता है अगर कोई महिला है जिसे अंग्रेजी नहीं आती है लेकिन उसे मोबाइल चलाना आता है, तो क्या वो अमेज़ॉन का ऐप डाउनलोड नहीं करेगी। अगर अमेज़ॉन ये सर्विस हिंदी में देने लगेगा तो वो ज़रूर अमेज़ॉन के ऐप को डाउनलोड करेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेज़ॉन ने खुद को हिंदी में लॉन्च किया और अपने सारे फीचर्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया। अब हम बात करेंगे फेसबुक के बारे में। फेसबुक के बारे में सभी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप एक एंड्रॉयड मोबाइल खरीद लीजिए, आपको फेसबुक के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ए से लेकर के जेड तक। अब हम बात करेंगे कि फेसबुक ने खुद को क्यों हिंदी में लॉन्च किया, इसकी क्या वजह रही होगी। मान लीजिए आप एक फेसबुक यूज़र हैं और आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपको सिर्फ हिंदी आती है, और किसी कारण फेसबुक जो है आपका ब्लॉक हो गया है, और फिर उसके लिए आपको फेसबुक ने अंग्रेजी में लंबा चौड़ा मेल भेज दिया है या कोई मैसेज भेज दिया है। अब क्या होगा, अंग्रेजी नहीं आने की वजह से आप उस मैसेज को पढ़ेंगे नहीं और फेसबुक को अनइंस्टॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, फेसबुक का जो है एक यूज़र कम हो जाएगा और वो क्या होगा, फेसबुक के लिए घाटा साबित होगा। ये ना हो इसलिए फेसबुक ने अपने आप को कई सारे भाषाओं में लॉन्च किया हुआ है। आप सेटिंग में जाकर के भाषा चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में उसके फीचर्स देख सकते हैं, आपको मराठी में आते हैं तो आप मराठी भाषा को चुन के उसके फीचर्स मराठी में देख सकते हैं। ये इसलिए फेसबुक ने किया है ताकि वो लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो जैसा कि आपने देखा, ट्रांसलेशन का फील्ड बहुत बड़ा है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं खुद को लोकल लैंग्वेज में ला रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में आप ट्रांसलेशन के क्षेत्र में जो है बूम कर सकते हैं, जिससे अंग्रेजी में कहते हैं कि तहलका मचा सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देना चाहूँगा। अपने किताब में लिखी कोई कहानी या कोई भी एक न्यूज़ आर्टिकल को ट्रांसलेट करें और हमें भेज दें। धन्यवाद। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPHI
program@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।